नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। वैसे ही मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरी चैनल को। दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं मेरी चैनल के बारे में नए लोगों को बताना चाहूँगा। मेरी जो चैनल है उसमें मैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताता हूँ। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में कैसे काम किया जाता है, कैसे काम होता है, और किसी को एक्टिंग के बारे में भी जानना हो तो वो भी मुझे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मैं आज कुछ ऐसे रोचक बातें जो बताऊंगा फिल्मों के बारे में, जो कि पहले हुई थी, जो शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरी चैनल के द्वारा आप जानोगे। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी लिखिएगा ज़रूर, और अगर अच्छे लगे तो शेयर करना, और मेरी सब्सक्राइब नए लोगों के लिए सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसी है जो कि शायद आपने नहीं सुनी होगी। ये फिल्म बहुत पहले, ये बात मैं ये कहूँगा कि दो बड़े स्टार जिसकी वजह से जिनका आपसी टकराव होता है तो फिल्म पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। प्रोड्यूसर तो बेचारा मारा ही जाता है, तो फिल्म पे क्या प्रोजेक्ट इफ़ेक्ट होती है। उनके अहम की वजह से, उनके मन में जो भी अहम रहता है, जो भी अभिमान रहता है कि मैं बड़ा हूँ, तुम बड़े हो, या मैं बड़ा हूँ, ये तो बात आपसी में चलती रहती है। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मैं नंबर 1 हूँ तो मेरे आगे कोई आ जाए और वो नंबर 1 बन जाए और मैं नीचे चला जाऊँ। ये नशा ही कुछ ऐसा है, क्योंकि ये एक बार आपको जो मेकअप लग गया, उसके बाद अगर आप सक्सेस होते गए तो आप अपना स्थान छोड़ना नहीं चाहोगे। बोलते हैं सब लोग कि मुंबई ऐसी ही नगरी है, मायावी नगरी है, ये इंडस्ट्री भी ऐसी ही नगरी है। एक बार आपको जो मेकअप लग गया तो फिर आप मुंबई छोड़ के तो कभी जाओगे नहीं। अगर छोड़ के भी गए तो वापस आओगे। यहाँ पे सपनों का शहर है, सब कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, तो ये कहानी मैं उस वक्त ही बताता हूँ। ये दो बड़े स्टार की वजह से एक फ़िल्म जो कि 7 महीने में पूरी होने वाली थी, 7 साल लग गए फिल्म पूरी होते होते, और वो 7 साल के बाद रिलीज़ हुई। वो ऐसा भी नहीं था कि कोई प्रोड्यूसर या तो डायरेक्टर नया था उसकी वजह से हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं। ये दोनों के आपसी टकराव की वजह से होता था। ये दो स्टार कौन से थे, वो डायरेक्टर कौन थे और वो प्रोड्यूसर कौन थे, वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए मेरे साथ। दोस्तों, हमें कुछ थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये उस वक्त की बात है जब विजय आनंद ने फिल्म गाइड डायरेक्शन की थी और बहुत सुपर हिट रही थी। लेकिन अचानक से वो रजनीश जी के आश्रम में चले गए, अमेरिका चले गए, और वहाँ पे ओशो के आश्रम में रहने लगे। लेकिन 4 साल के बाद उनका मोह भंग हो गया रजनीश जी की तरफ जो था। तो वो मोह भंग होने की वजह से, मोह भंग यानी उनके बारे में थोड़ा ये मन में आ जाता है, तो वो छोड़ के वापस इंडिया आ गए थे, भारत आ गए थे। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में मालूम पड़ा सबको कि विजय आनंद जी आ गए हैं, तो डिमांड तो था ही, क्योंकि उन्होंने जो सुपरहिट फिल्म दी थी गाइड, वो फिल्म इतनी अच्छी चली थी, क्रिटिक्स ने भी बहुत अच्छी कही थी इसका कहानी को, और गाइड फिल्म बहुत ही अच्छी। हालांकि उसका सब्जेक्ट वक्त से पहले का था, तो चल गई थी बाद में, बहुत अच्छी चली थी, और विजय आनंद जी का नाम बहुत ऊपर आ गया था। तो दोस्तों, विजय आनंद जब जैसे आ गए इंडस्ट्री में वापस आ गए, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में वापस आ गए, तो सभी लोगों को मालूम पड़ा, सभी प्रोड्यूसर्स उनके घर के आगे आ गए। लाइन लग गई यानी क्या थे कि हर एक चाहता था कि विजय आनंद मेरी फिल्म की डायरेक्शन करे, क्योंकि वो गारंटी थी कि फिल्म चलनी ही चलनी थी, और उस वक्त उनका नाम भी था। तो दोस्तों, बहुत से प्रोड्यूसर आ गए वहाँ उनके घर पे, तो सब लोग ने पूछा कि विजय जी मेरी फिल्म देखिए, मेरी फिल्म की कहानी देखिए, और मेरे लिए डायरेक्शन दीजिए। तो विजय आनंद जी ने उस वक्त क्या कहा? विजय आनंद जी ने कहा कि ठीक है, मैं 4 साल पहले तो मैं 5 लाख लेता था डायरेक्शन का, लेकिन अभी मैं हर फिल्म के डायरेक्शन के लिए 25 लाख लूँगा। 25 लाख की रकम सुन के तो बहुत से प्रोड्यूसर चले गए, क्योंकि वो उतने दे नहीं सकते थे। उस वक्त की बात है, अभी तो करोड़ों में बात होती है, लेकिन उस वक्त 25 लाख सुन के बहुत से प्रोड्यूसर चले गए।
तो वहाँ उनके घर पे एक प्रोड्यूसर बैठे रहा। तो विजय आनंद जी ने उनसे पूछा कि सर आप क्यों बैठे, आपको 25 लाख मंजूर है तो बात कीजिए। तो वो प्रोड्यूसर का नाम था टीटो। बहुत सी फिल्में उन्होंने बनाई थी और वो 25 लाख देने को तैयार था इनके डायरेक्शन के लिए। तो बात नक्की हो गई। कहानी विजय आनंद जी की थी, बहुत अच्छी कहानी थी, दो भाइयों की कहानी थी, एक चोर एक इंस्पेक्टर, ऐसी कहानी थी। और वो कहानी विजय आनंद जी की थी। तो लेकिन उसकी पटकथा किसने लिखी थी, स्क्रिप्ट किसने लिखी थी, वो भी बताता हूँ कि उस वक्त के कमलेश्वर टीवी में बहुत सी कहानियाँ लिखते थे, बहुत से फिल्मों में भी उन्होंने लिखा था और माने हुए राइटर थे। तो कमलेश्वर जी ने उसका स्क्रिप्ट लिखा था। फिल्म का नाम था राम बलराम। दो भाइयों की कहानी है, छोटा भाई बड़ा भाई, एक भाई चोर एक भाई इंस्पेक्टर, लेकिन वो एक दूसरे को कैसे मदद करते हैं वो भी बात इसमें थी। तो दोस्तों, टीटो को अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे लगते थे। अच्छे इसलिए लगते थे क्योंकि उस वक्त जंजीर फिल्म हिट हो गई थी, बहुत अच्छी चली थी और बहुत अच्छी हिट हो गई थी। तो टीटो साहब को अमिताभ बच्चन चाहिए थे। और दूसरे उस वक्त के महान कलाकार, बहुत फेमस कलाकार और बहुत सक्सेसफुल कलाकार थे धर्मेंद्र साहब। धर्मेंद्र साहब की भी बहुत प्रतिज्ञा और ये सब फिल्में बहुत चलती थी और उनकी भी एक्शन हीरो के हिसाब से उनकी फिल्में अच्छी चलती थी और एक्शन फिल्मों में ये चलते थे। तो धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन को उन्होंने साइन कर लिया दो भाई के लिए। धर्मेंद्र जी को रोल मिला चोर का और इंस्पेक्टर का रोल मिला अमिताभ बच्चन का, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने जंजीर में जो रोल किया था वो ही उनके लिए अच्छा लग रहा था। लेकिन एक बात है कि उस पुलिस वाले या तो इंस्पेक्टर का जो कैरेक्टर था उसके लिए नवीन निश्चल को भी लिया गया था, उससे भी बात की थी, लेकिन टीटो को सिर्फ अमिताभ ही चाहिए थे, तो दोनों के साइन हो गए। तो धर्मेंद्र साहब को उस वक्त कुछ 6 लाख रुपए मिले थे इस फिल्म के और अमिताभ बच्चन को 4 लाख मिले थे। तो दोस्तों, ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। लेकिन कुछ आपसी मतभेद तो थे ही। धर्म साहब समझते थे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही नंबर 1 हूँ, और अमिताभ बच्चन भी नए नए एंग्री यंग मैन बने थे तो उनमें भी, लेकिन उनमें शालीनता थी थोड़ी, और बड़े को क्योंकि सीनियर तो थे ही धर्म साहब, तो रिस्पेक्ट भी देते थे। तो ये बात हुई दोनों की। उसके बाद हीरोइन को साइन किया गया, जीनत अमान को साइन किया और रेखा को साइन किया। जीनत अमान को कुछ 3 लाख में साइन किया गया और रेखा को 2 लाख में साइन किया गया। उस वक्त की मानी हुई जोड़ी थी, तो जीनत अमान भी थी। तो दोस्तों, ये हुई इस फिल्म की कैरेक्टर लोग की बात है। तो उसके बाद क्या होता है, कहानी राम बलराम की सुनिए, मेरे साथ रहिए और अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। उससे आगे क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। दोस्तों, फिल्म की शूटिंग तो शुरू हो गई। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र साहब, अमिताभ बच्चन के लिए जो रोल था उसके लिए बहुत दावेदार थे, नवीन निश्चल जी भी थे और विनोद खन्ना को भी ले रहे थे, लेकिन टीटो साहब ने कहा नहीं, अमिताभ बच्चन जंजीर की वजह से थोड़े फेमस है तो उनको लिया जाए। ऐसे अमिताभ जी इसमें इंस्पेक्टर के रोल के लिए आ गए थे। दोस्तों, जीनत अमान भी साइन हो गई, रेखा भी साइन हुई, फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। लेकिन धर्मेंद्र साहब उस वक्त इतनी फिल्में कर रहे थे, 6-6, 7-7 फिल्में वो जो कर रहे थे, उसकी वजह से वो बहुत बिजी थे, ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे और इनको सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे ही देते थे। तो शुरुआत तो वहीं से हो गई। इतने बड़े कलाकार को लेना यानी उनको झेलना भी पड़ता है, तो 2 घंटे 3 घंटे ऐसा देने लगे थे। तो अमिताभ जी थोड़े वक्त के बहुत पाबंद थे और वो जो टाइम देते थे उस वक्त आ ही जाते थे, और बिफोर टाइम जो रिपोर्टिंग टाइम होता है उसमें वो आ जाते थे, वो भी तैयार होकर डायलॉग के साथ, मेकअप के साथ, कपड़ों के साथ। दोस्तों, उसके बाद की बात यह है कि धर्म साहब तो 2 घंटे 3 घंटे दे रहे थे, कैसे भी करके करके उनको 2 महीने में पहला शेड्यूल तो उन्होंने कर लिया। पहला शेड्यूल तो कर लिया, वो बिज़ी रहते थे, वो बात अच्छी है, लेकिन धर्म साहब दूसरी उनको ज़रा थोड़ा सा अभिमान भी था कि मैं इतना बिज़ी हूँ और अमिताभ जी आके बैठते हैं, वो फ्री है। तो उनमें से उसी दिन से शायद
उनके मन में ये बात आ गई थी कि थोड़ा घमंड तो था ही, कलाकार है, घमंड तो आता ही है, लेकिन उस घमंड को यहाँ तक नहीं पहुँचने देना चाहिए। ठीक है, आप बड़े हो, बड़े स्टार हो, सीनियर स्टार हो, लेकिन ये वो जो कर रहे थे वो सही नहीं कर रहे थे। कैसे भी करके 2 महीने की शूट तो हो गया। उसके बाद क्या होने वाला था कहानी में, राम बलराम की कहानी तो पता थी, लेकिन इस फिल्म बनने की जो कहानी क्या मोड़ लेती है वो मैं बताऊंगा आपको। सुनते रहिए, मेरे साथ रहिए, मेरी चैनल रंगीन राहों में ऐसे ही मिला कीजिए, मैं आगे की कहानी बता रहा हूँ। दोस्तों, ये 2 महीने की शूटिंग तो हो गई, लेकिन अचानक इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो इमरजेंसी की घोषणा हो गई। इमरजेंसी की घोषणा में इतना था कि प्रेस पे, फिल्मों पे बहुत दबाव आता था, तो जो भी फिल्में बनती थी उस वक्त, उस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्हें जमा करानी पड़ती थी गवर्नमेंट के पास में, और गवर्नमेंट पूरी स्क्रिप्ट दे के ही बाद में गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ है नहीं ऐसा सर्टिफिकेट देने के बाद वो फिल्म शूट की जाती थी। स्क्रिप्ट तो दे दी गई, लेकिन स्क्रिप्ट में जैसे चोर और पुलिस की बात थी, तो पुलिस जो अमिताभ बच्चन बने थे वो अपने भाई को, चोर को कैसे मदद करते हैं, तो ये बात पे उनको ऑब्जेक्शन आ गया सेंसर बोर्ड को। उन्होंने कहा, सेंसर बोर्ड भी या तो उनकी जो कमेटी थी उन्होंने भी ऑब्जेक्शन लिया कि चोर कैसे मदद कर सकता है। अगर ये हम लोग बताएंगे तो पब्लिक में झूठा एक इम्प्रेशन जाएगी, झूठी इम्प्रेशन जाएगी कि चोर और पुलिस मिले हुए हैं और पुलिस का नाम ख़राब होगा। तो ये आप चेंज कीजिए, या तो कुछ दूसरा कैरेक्टर डाल के कुछ उसका बताइए। तो विजय आनंद साहब ने कहा कि देखिए, जैसे चोर को पुलिस मदद कर रही है, वैसे चोर भी पुलिस को मदद कर रहा है, और जो भी गुंडे हैं या तो जो भी देश में ख़राब काम कर रहे हैं उन सबको पकड़वा रहा है। तो लेकिन सेंसर बोर्ड माना नहीं, तो एक नया कैरेक्टर डाला गया जग्गू बाबा का। जग्गू बाबा का कैरेक्टर ये था, उसमें ये दिखाना था कि ये आप ये बताइए कि ये बचपन से ही ऐसे हुए थे और उनको जो शिक्षण दिया गया था या जो सिखाया गया था उसकी वजह से वो ये चोर और पुलिस बने थे। तो दोस्तों, इसके लिए जग्गू बाबा के लिए कैरेक्टर हुआ, जग्गू बाबा का कैरेक्टर लिखा गया। अजीत उस वक्त के जो कि माने हुए नेगेटिव कैरेक्टर करते थे, विलन का काम करते थे, उनको ये रोल दिया गया, और छोटे और बड़े 2 छोटे बच्चों को भी इस कैरेक्टर के लिए लिया गया और उन पे भी शूटिंग होने लगी। तो वो उनका तो पार्ट करना ही था, क्योंकि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र साहब का कुछ ऐसा होता था कि उनको डेट कुछ फिक्स नहीं हो पा रही थी कि दोनों, जब अमिताभ जी फ्री रहते थे तो धर्म साहब तो 2 घंटे के लिए आते थे, तो उनका जो शॉट नहीं होता था, तो विजयानंद जी ने इन बच्चों का और अजीत जी का जो भी शॉट था वो सब ले लिए और उनका शूटिंग पूरा कर दिया। और फिर आगे क्या और मुसीबत आने वाली थी। राम बलराम नाम तो सही था, लेकिन इस फिल्म को शायद ये नाम जचा नहीं, और ये फिल्म आगे ही जैसे राम को 14 साल का वनवास हो गया था, ऐसा ही शायद इस फिल्म का होना था। तो फिल्म की शूटिंग होती ही नहीं थी। जो 7 महीने में पूरी करने का इनका ये था वो पूरा नहीं हुआ, और 7 साल कैसे लगे आगे की बात मैं बताता हूँ। देखिए, मेरे साथ रहिए। दोस्तों, अजीत और वो 2 बच्चों की जो कहानी थी वो शूट हो गई, और ये शूट होने के बाद फिल्म तो आगे बढ़ ही रही थी, लेकिन कुछ इस फिल्म के साथ ही ऐसा कुछ हो रहा था। तो बाद में वापस से अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की डेट ली गई। एक दिन की शूटिंग जब शुरू हुई तो अचानक अमिताभ जी को पीलिया हो गया। अमिताभ जी को पीलिया हो गया तो डॉक्टर ने कंपलसरी आराम करने के लिए कहा। तो वो बहुत बुरी बात थी। बुरी बात तो इसलिए थी क्योंकि उनके आराम ने 8 महीने छुट्टी ले ली थी। 8 महीने फिल्म और आगे निकल गई थी। तो फिल्म को ये भी हुआ उनकी वजह से। देखो, एक कुछ न कुछ आते गया, और पहले धर्म साहब की वजह से हुआ, फिर बाद में अमिताभ जी बीमार पड़ गए, पीलिया हुआ था इसके लिए, और पीलिया के डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी थी। अमिताभ जी भी थोड़े दुबले से हो गए थे। तो 8 महीने के बाद वो फिर से काम करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, अमिताभ की तो तबीयत अच्छी हो गई और फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई, लेकिन धर्म साहब इतने बिजी हो गए थे, उन्होंने जो डेट दी थी उनको
दूसरे प्रोड्यूसरों को उसमें इतने बिजी हो गए थे कि वो कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ शूट भी नहीं कर पाए। और ऐसा हुआ कि 2 महीने में 3 महीने में सिर्फ 2 गानों की ही शूटिंग हो पाई। तो जिसमें वो दोनों भी कैरेक्टर थे, दोनों साथ में थे, उसके लिए मैं बात करूँगा, लेकिन सिर्फ 2 गाने ही हुए। ये फिल्म का मुहूर्त हुआ था 1973 में हुआ था और फिल्म 7 साल के लिए आगे बढ़ गई थी। कुछ हो ही नहीं रहा था, फिल्म बन ही नहीं रही थी, एक कदम भी आगे नहीं जा रही थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद धर्म जी ने डेट्स तो दी, लेकिन धर्म जी लेट आते थे। अमिताभ जी जबकि बहुत ही कॉल टाइम होता था उससे पहले आ जाते थे, अपने ड्रेस वेस पहन के मेकअप लगा के तैयार बैठे रहते थे, एक चेयर पे बैठे रहते थे, फिर इंतज़ार करते थे धर्म साहब का। धर्म साहब भी आते थे, लेट आते थे, मेकअप में बहुत टाइम लगाते थे और फिर जब शूट होना शुरू होता था तब बोलते थे जल्दी जल्दी शॉट लो, मैं 3 से 4 शॉट से ज़्यादा दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो जो गर्मजोशी थी वो धीरे धीरे दोनों के बीच कम होती गई। अमिताभ और धर्म जी के बीच में जो गर्मजोशी का माहौल था वो धीरे धीरे कम होने लगा। धर्म जी भी अपने इसमें थे, लेकिन उनके पास वक्त भी नहीं था। अमिताभ जी ने ये कुछ बातें विजय आनंद जी को कही कि ऐसे तो नहीं चलेगा, देखो कितना टाइम जा रहा है, ये 4 टेक से ज़्यादा टेक देते नहीं है, तो क्या किया जाए। तो विजय आनंद ने भी सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए, उसका मसला क्या निकलेगा। दोस्तों इसी बीच एक बात कहूँ कि धर्म साहब की डेट की वजह से फिल्म तो रुकी पड़ी थी, कुछ शूटिंग कुछ हो नहीं रहा था। विजय आनंद भी रुके हुए थे कि इनकी डेट कब मिले और कब शूटिंग शुरू हो। तो इसी बीच धर्म साहब को किसी ने न्यूज़ दी कि अमिताभ बच्चन और रेखा फिल्म की शूटिंग कर रहे, तो वो एकदम गुस्से में आ गए। उन्होंने धर्म साहब ने विजय आनंद जी को फ़ोन लगा कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मेरे बिना ये शूटिंग हो रही है, मैं ये फ़िल्म छोड़ रहा हूँ, मुझे आपने कैसे ऐसे निगलेक्ट कर दिया और मुझे बोले बिना ही आपने शूटिंग शुरू कर दी, तो मैं ये फ़िल्म छोड़ रहा हूँ। बहुत नाराज़ हो गए और गुस्से में आग बबूला से हो गए। लेकिन विजय आनंद को पता नहीं था कि ये किस बात के लिए बोल रहे हैं। तब उनको पता चला कि अमिताभ बच्चन और रेखा जी मिस्टर नटवरलाल की शूटिंग कर रहे थे और धर्म साहब को ऐसे लगा कि यह फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो फिर जब ये मालूम पड़ा उनको, तब उनका गुस्सा ठंडा हुआ। ये बातें भी होती थी जिसकी वजह से फिल्म आगे की तरफ बढ़ने के वजह पीछे चली जाती थी और वक्त ज़ाया होता था। दोस्तों ये दोनों कलाकारों की फिल्म अटक तो गई थी, लेकिन 100 दिन में कैसे भी करके ये फिल्म पूरी की गई। उसके बाद आया डबिंग का टाइम, डबिंग का समय आया, उसमें भी क्या होना था वो भी देख लीजिए। तो धर्म साहब आते थे डबिंग करने आते थे, लेकिन वो मजाक के मूड में थे, मजाक करते रहते थे और अमिताभ को सुनाते रहते थे, बोलते रहते थे, कुछ भी अनसन बोलते रहते थे। लेकिन अमिताभ भी सीनियर स्टार होने की वजह से कुछ बोलते नहीं थे, नो रिएक्शन नहीं देते थे। तो जब ये धर्म साहब के जो डायलॉग आते थे, उनका सीन आता था, तो धर्म साहब कॉमेडी करने लगते थे, अमिताभ की आवाज़ में बोलने लगते थे, खुद के डायलॉग भी अमिताभ की आवाज़ में बोलने लगते थे और सब लोग को हंसाया करते थे। लेकिन फिल्म पे क्या असर हो रहा है वो कुछ ध्यान नहीं दिया। वो अपने अहम में, अपने घमंड में अमिताभ की आवाज़ में डब करने लगे। तो जब विजय आनंद जी ने कहा कि ये तो आपके डायलॉग है और पब्लिक जानती है, आपकी आवाज़ को पहचानती है, आप आवाज़ चेंज मत कीजिए, तो भी वो माने नहीं और मजाक करते रहे। तो विजय आनंद जी डबिंग थिएटर छोड़ के अपने घर चले आए। उसके बाद प्रोड्यूसर साहब टीटो साहब जब आके धर्म साहब को मनाने लगे कि धर्म साहब ऐसा मत कीजिए, ऐसे ही फिल्म बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत आगे बढ़ गई, टाइम भी पूरा हो गया, 7 महीने में मैंने सोचा था यह फिल्म पूरी करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा टाइम लग गया है, आप ज़रा अपनी आवाज़ में डबिंग कीजिए। तब धर्मेंद्र कुछ माने और फिल्म की डबिंग पूरी हुई। ऐसे हुआ ये फिल्म का 7 महीने में जो बनने वाली थी राम बलराम फिल्म, वो 7 साल लग गए। तो दोस्तों इसी बीच बताता हूँ कि 73 में जब ये मुहूर्त हुआ था उनका और 77 तक आधी फिल्म भी नहीं बनी थी। तो ऐसा होता है प्रोड्यूसर्स एक्टर के बीच के टकराव, या तो फिर 2 बड़े एक्टरों का टकराव, दोनों का घमंड, उसकी वजह से फिल्म इतनी
पीछे चली जाती है, वक्त से बहुत पीछे चली जाती है और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थक जाते हैं और इतनी फिल्म बन गई थी तो उसमें से निकाला तो नहीं जाता, ऐसे ही ये फिल्म बनी। तो दोस्तों यही कहानी थी कुछ राम बलराम की। वो आपको 5 साल पहले देखने मिल जाती, लेकिन इन दोनों की वजह से, ज़्यादातर धर्म साहब की वजह से ये फिल्म लटक गई थी 7 महीने से 7 साल तक। दोस्तों ऐसी कहानी, ऐसी रोचक बातें मैं लेके आऊँगा, आपको सुनाऊँगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? ये सच्ची कहानी है, राम बलराम की कहानी है। विजयानंद साहब ने एक किताब में और एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए, और नए लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो नीचे लोगो आ रहा है उस पर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।